अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो ध्यान से, अपन कर रहे थे प्राण व स्रोतस कर लिया था, अन्न व स्रोतस कर लिया था, उदक व स्रोतस कर लिया था। अब करेंगे रस व स्रोतस। ठीक है, तो रस तो कैरीज प्लाज्मा एंड लिम्फ। ठीक है, तो ये एक तरीके से मॉडर्न कोरिलेशन है कि जो प्लाज्मा और लिम्फ का जो वहन होता है बॉडी में, वो कौन करता है? रस व स्रोतस करता है। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं? अब ये क्या एक तरीके से आपको मैंने सार भाग बताता हूँ आपको कि कहने का मीनिंग रस व स्रोतस आपके माइंड में आना चाहिए कि लिम्फ और प्लाज्मा का जो वहन करता है ना, जो मार्ग है, जो टनल सूक्ष्म मार्ग है, वो रस व स्रोतस है। ये एक तरीके से समझने की बात है, लेकिन आपको किताब में तो ये लिखना है सर सुश्रुत के अनुसार, चरक के अनुसार। तो देखते हैं, रस वह द्वे तयोर मूलम हृदय रस वाहिनीश्च धमन्या। ठीक है, तो वही आचार्य सुश्रुत तो हमेशा दो बताए हैं कि भाई रस व स्रोतस दो होते हैं, उनके मूल क्या है? हृदय और रसवाही धमनिया। अब हृदय में आपको पता ही है, हार्ट मैंने बताया, और रसवाही धमनिया में वेसल्स, एरोटा, वेना का हुआ। और आपको पता है कि भाई ये लिम्फ और प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है कि तो ब्लड का पार्ट होता है ना एक तरीके से, तो वो किससे बहेगा? वेन, ये आर्टरी वेन से तो बहेगा, हार्ट की सहायता से तो बहेगा, इसलिए मूल सेम रहेंगे। तो ये बात तो आचार्य चरक और सुश्रुत भी जानते थे कि जब बिना किसी मतलब एक तरीके से लाखों साल पहले जब ये आयुर्वेद लिखा गया ना, तब से जानते हैं ये चीज़ तो कि भाई कैरीज प्लाज्मा एंड लिम्फ, तो मतलब रसे वे तयोर मूलम हृदम रस वाहिनीश्च धमन्या, कि भाई रस व स्रोतस दो होते हैं, उनके मूल हार्ट और रसवाही धमनियाँ होती हैं। तत्र विरुद्ध से मतलब इनके विरुद्ध होने पर सोस प्राण व विविध वच्च मरणम तलिमिंगानी चाहिए। ये बोलता है कि इन स्रोतों के वेद होने पर, मतलब विरुद्ध होने पर, मतलब अवरोध होने पर क्या होगा? सोस तथा प्राण व स्रोत दृष्टि के समान मृत्यु व अन्य लक्षण भी उत्पन्न होते हैं। सेम टू सेम, क्योंकि इसके मूल सेम है, हार्ट और रसवाई धमनी है, तो सेम टू सेम बोल दिया कि प्राण व स्रोतस में जो लक्षण पैदा हुए थे ना, कौन से? ये वाले कि आघात होने पर आक्रोश, शरीर में झुकना, मूर्छा, चक्कर आना, कंप, मृत्यु के समान लक्षण मिलते हैं। सेम टू सेम डिट्टो लक्षण मिलेंगे अगर आपके रस व स्रोतस भी कुपित हो गया तो। अब समझ में आया ना हार्ट कितना इंपॉर्टेंट है, कि वो देखो प्राण व स्रोतस भी उसका मूल है, रस व स्रोतस का भी मूल है। ठीक है, और आगे भी आएगा, देखना एक और चरक के अनुसार देखना, इसमें आएगा रसवानम स्रोतसम हृदय मूलम दसम च धमन्या। अब इन्होंने देखो यहाँ पे चेंज कर दिया, इन्होंने यहाँ बोला था कि महास्रोतसम प्राणवय में, लेकिन इन्होंने यहाँ क्या बोला कि रसवानम स्रोतसम हृदय मूलम दसम च धमन्या, की अर्थात रसव स्रोतसों का मूल हृदय एवं 10 धमनियाँ हैं। तो और आपको पता है अपने धमनी किए थे, तब आचार्य चरक ने धमनी कितनी मानी थी? सभी आचार्यों ने 24 मानी थी, लेकिन आचार्य चरक ने कितनी मानी थी? मतलब ओनली 10 मानी थी। नहीं मानी थी, मैं बताऊं आपको, साफ साफ लिखा था मैंने कि भाई देखो यहाँ पे लिखा चरक संहिता में इनका हृदय मूल बताया, किंतु धमनियों की संख्या 24 के स्थान पर 10 वर्णित है। तो यहाँ इसलिए बताया, समझ में आया ना कि भाई रसावानम स्रोतसम हृदय मूलम दसम च धमनी। अभी आपको क्या करना है मैं बताऊँ आपको, याद कैसे करना है। नाम तो आपको याद हो गए, मैंने कल करवा दिए थे। एक पन्ने पर लिखना चरक के अनुसार, एक पेज पर लिखना सुश्रुत के अनुसार, इनके मूल के लिखना भाई, मूल तो यहाँ, और सूत्र श्लोक जरूर लिखना, इनके विघात होने पर, विरुद्ध होने पर क्या लक्षण मिलेंगे वो जरूर लिखना। इस तरीके से 3 पेज बनाना और अपने जो रूम है ना उसके टेबल के सामने चिपका देना। इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, हमने भी ऐसे ही किया था, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो फिजियोलॉजी में है, सेकंड ईयर में आएगी, थर्ड ईयर में आएगी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये बोल रहा है कि अर्थात रसव स्रोतस का मूल हृदय व दशमनीय, रसव स्रोतस दृष्टि के हेतु, भाई क्यों होता है हेतु बताएं इन्होंने कि गुरु शीतम अति स्निग्धम अति मात्रम शमसनात् रसवाहिनी दुष्यंती चिंतयाना चे अति चिंततात। समझो इस चीज़ को कि अर्थात अत्यंत भारी, मतलब बहुत हैवी भोजन खाना। आप बहुत ज़्यादा घी तेल वसा मज्जा खा रहे हो, बहुत ज़्यादा हैवी भोजन कर रहे हो, एक दिन खा लिया 2 दिन खा लिया चलता है, महीने से लगातार खा रहे हो तो अत्यंत भारी। अत्यधिक शीत मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा। अति स्निग्ध, देखिए यहाँ बोला कि गुरु शीतम अति स्निग्धम अति, तो गुरु शीत हो गया, अति स्निग्ध मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से स्निग्ध वाला भोजन। अधिक भोजन करने से मात्रम शमसनात् मतलब अधिक भोजन करने से रसवाहिनी दुष्यंती रसवाही दूषित होते, चिंतायत च अति चिंतायत विचार करने योग विषयों का अधिक चिंतन करने से। जैसे कोई बात है, जैसे हमको टेंशन हो रही है, फर्स्ट ईयर कैसे पास होगा, एनाटॉमी कैसे समझ में आएगी, मॉडर्न कैसे समझ में आएगी। अब आप पढ़ नहीं रहे हो, बस चिंता कर रहे हो कैसे पास होगा, कैसे पास होगा, कैसे समझ में आएगा, बस चिंता करते जा रहे हो, बस उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे, चिंता में डूब गए। तो इन सब से क्या होता है
कि रसवाही स्रोतस दूषित हो जाते हैं। अब ये ऑथेंटिक है, आचार्य ने श्लोक में लिखा है तो ऑथेंटिक है। ये अपनी कमी है कि आप इसको कोरिलेट नहीं कर पाते कि भाई क्यों ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है। ये आपको बस अपन को रिसर्च के टॉपिक है, तभी बोलते ना सर आयुर्वेद में रिसर्च नहीं है। आयुर्वेद में बहुत सारी रिसर्च है, एक एक श्लोक पे रिसर्च है। आप रिसर्च करो एक एक श्लोक पे कि ऐसा क्यों बोला आचार्य ने, क्या रीजन था इसका, वो चीज़ सब रिसर्च के टॉपिक है। तो ये कारण बताएं कि भाई दुष्टि क्यों होता है। लक्षण आपको पता ही लग गया, प्राणवायु स्रोतस के समान दूषित होने पर लक्षण होते हैं। कारण क्या है भाई, अत्यधिक भोजन करने से, अत्यंत भारी भोजन करने से, अत्यधिक शीत अत्यधिक स्निग्ध भोजन करने से, और चिंता विचार करने योग विषयों पर अत्यधिक चिंता, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो किसी चीज़ की, तो उन सब के से क्या होता है, रस व स्रोतस दूषित होता है। ठीक है। अब है रक्त व स्रोतस, कैरीज ब्लड सेल्स स्पेशली HP। अब समझ में आया ना, देखो अंतर, रक्त व स्रोतस ओनली स्पेशली HP, हीमोग्लोबिन की बात कर रहा है। ये मॉडर्न से कोरिलेशन इसलिए बताया, ये क्या कर रहा है, प्लाज्मा और लिम्फ। अब आप बोलोगे कि पूरा ब्लड तो यही लेके जाता है रक्त व स्रोतस, तो प्लाज्मा तो उसका पार्ट है, तो ये मतलब स्पेशली हीमोग्लोबिन के लिए रक्त व स्रोतस है। तो कैरीज ब्लड सेल्स स्पेशली HP, मतलब RBC, WBC, प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन, ये सब क्या करती हैं, रक्त व स्रोतस बैन करती हैं। ठीक है। रस व स्रोतस क्या करता है, कैरीज प्लाज्मा एंड लिम्फ। एक तरीके से आपको मैं वो दे रहा हूँ, एक तरीके से क्या बोलते हैं, ब्रीफ नॉलेज, एक तरीके से हाँ शॉर्ट में आप इसका मीनिंग ये समझो तो समझ में आ रहा है ना। थोड़ा सा मॉडर्न कोरिलेशन करके बता रहा हूँ। ये जो तरुण सर है ना, इनकी मेहनत है, इन्होंने बताया मेरे को। ठीक है, क्लास लेने से पहले उनसे डिस्कस किया था मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि इस टॉपिक को मुझे अच्छे से पढ़ाना, तो मैंने भी तैयारी की थी इस टॉपिक की, तो इसलिए मैंने इसका मॉडर्न कोरिलेशन बता रहा हूँ आपको ताकि समझ में आए। तो कैरीज ब्लड सेल्स स्पेशली हीमोग्लोबिन। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार रक्त वह दे तेवर मूलम, वही है कि रक्त स्रोतस वही हैं जिनके दो होते हैं। इनके मूल क्या हैं, यकृत प्लीहो, यकृत प्लीहो होना, रक्त वाहिनी से धमने, तत्र विरुद्ध से श्यावंगता जौरव धावो पांडु शोणितम गमनम रक्त नेत्रता च। तो दो चीज़ बताई हैं, मूल बता दिए और उसके विरुद्ध होने पर क्या लक्षण मिलेंगे वो बताया है कि अर्थात रक्त व स्रोतस दो हैं, इनके मूल यकृत और प्लिया। तो यकृत क्या होता है, लीवर, और प्लिया क्या होता है, स्प्लीन। साथ में आपको बता रहा हूँ एक एक चीज़ का मीनिंग। तो यकृत और प्लिया होते हैं, और आपको पता ही है ब्लड फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, सबसे पहले लीवर में ही तो होता है। तो मूल यकृत और प्लिया, रक्त को वहन करने वाली धमनियाँ, देखो इनके मूल यकृत प्लीहा, यहाँ पे लिखा है कि रक्त वैतरत्यो मूलम यकृत प्लियोन रक्त वाहिनीश्चय धमनियाँ। तो यकृत प्लिया और रक्त को वहन करने वाली धमनियाँ मतलब वही आर्टरी वेन। ठीक है। तो अब तत्र विरुद्ध से मतलब इनके विरुद्ध होने पर क्या होता है, शरीर कृष्ण वर्ण। अब मान लो आपका ये अवरुद्ध हो गया, रक्त व स्रोतस अवरुद्ध हो गया किसी कारणवश से, तो क्या होगा, आपका शरीर काला पड़ जाएगा, कृष्ण यानी काला, काला पड़ जाएगा शरीर, ज्वर बुखार आ जाएगा, धा जलन हो जाएगी शरीर में, शरीर का पांडु वर्ण का होना। पांडु वर्ण कैसा होता है, कौन बताएगा, पांडु वर्ण विबर्न, विबर्न हो जाता है, एनीमिक, एनीमिक हो जाता है, करेक्ट। ठीक है, विवर्ण होना। रक्त स्राव मतलब खून भी, अब मान लो कि अब अवरोध हो गया, इसका मतलब प्रॉपर एक तरीके से मार्ग नहीं हुआ, अब वो बहुत ज़्यादा एक जगह ज़्यादा बढ़ गया, तो वहाँ से खून स्राव भी होने लग जाता है। जैसे कि अब रक्तपित्त हो गया कान से नाक से, क्योंकि उसको मार्ग नहीं मिल रहा, अवरोध हो गया, उसका मार्ग तो आपने ब्लॉक कर दिया, तो जहाँ से उसको मार्ग मिलेगा वहाँ से बाहर आ जाएगा, तो रक्तस्राव। और नेत्र रक्त वर्ण के हो जाते हैं और अपनी आँखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं, ये इसके लक्षण हैं। तो समझ रहा हो कि इसके मूल बता दिए भाई आचार्य सुश्रुत के अनुसार, यकृत प्लीहा और रक्तवाहिनी धमनियाँ इसके मूल हैं। इसके विवरण मतलब विरुद्ध होने पर शरीर कृष्ण वर्ग का, ज्वर का, धा, ये ज्वर और धा क्यों आया, ठीक है, क्योंकि आपको पता है पित्त और रक्त क्या है, भाई भाई हैं, आश्रय आश्रय भाव से। ठीक है, तो पित्त भी कुपित होगा एक तरीके से जब रक्त कुपित होगा, ये थोड़ी आगे की बात बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़ी हाई लेवल की, कि भाई आश्रय आश्रय भाव से रक्त कुपित हो गया तो पित्त भी कुपित होगा, पित्त भी एक तरीके से उसके मार्ग में, क्योंकि पित्त के साथ ही रक्त के साथ ही तो पित्त रहता है, तो इस तरह से धा होगी, जलन में होगी। ठीक है, ये नेत्र रक्त वर्ण के हो जाते हैं। अब देखो आचार्य चरक क्या बोलते हैं, शोणित वाहनाम स्रोतासाम यकृत मूलम प्लीहा च। तो इन्होंने भी यही बोला कि यकृत और प्लीहा दो इसके मूल है। उन्होंने एक ही माना, आचार्य सुश्रुत ने कितने माने, दो मानते हैं ये, कि रक्त वह दो होते हैं, रस वह दो होते हैं, प्राण वह दो होते हैं, अदक वह दो होते हैं, अन्न वह दो होते हैं, और आचार्य चरक एक एक मानते हैं इनको। ठीक है, अब मास वह स्रोत देखो, कैरीज मसल्स न्यूट्रेंट एंड वेस्ट, ये बोलता है कि हाँ कि भाई जो मसल्स न्यूट्रेंट्स मतलब मांस का स्रोत है, जो मांस है ना, मसल्स न्यूट्रेंट अपन बोलते हैं ना कि भाई मसल्स बनाओ इसकी, मतलब एकदम कितनी अच्छी अच्छी मसल्स हैं, जो उनको पोषक प्रदान करने वाली जो चीज़ें हैं ना, वो किसके माध्यम से स्रोत बहती हैं, पूरी बॉडी में संचरित होती हैं, मांस व स्रोतस के माध्यम से।
तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखो मांस व द्वे मतलब दो होते हैं, तेरो मूलम उनके मूल स्नायु त्वचम रक्तवास्य धमनिया तत्र विरुद्ध से, मतलब ये विरुद्ध के लक्षण बता दिया आगे, तत्र विरुद्ध से सवयथु मानसोस सिरा ग्रंथो मरणम च। तो अर्थात मांस व स्रोतस दो हैं, उनका मूल स्थान स्नायु, स्नायु यानी लिगामेंट्स, त्वचा और रक्त व धमनियाँ मतलब आर्टरीज। तो इनके मूल क्या क्या बताया इन्होंने, स्नायु बताया, स्किन बताया और आर्टरीज बताया। इनका वेद होने पर मतलब अवरुद्ध होने पर, विरुद्ध होने पर क्या होगा, सवयतु मांस है शोष है, सिरहा ग्रंथि मृत्यु लक्षण, मतलब एक तरीके से मांस शोष, मांस सूख जाएगा मतलब मसल सूख जाएंगी। अब मसल्स को प्रोटीन से न्यूट्रेंट नहीं मिलेगा तो जो अब बोलते हैं ना मांस है क्या सूखा पका पतला हड्डी हो गया, हड्डी हड्डी दिख रही है इसकी, वैसी स्थिति हो जाएगी। ठीक है, सिरा ग्रंथो, सिरहा ग्रंथि मतलब एक तरीके से ट्यूमर पड़ जाएंगी, गांठें पड़ जाएंगी, जैसे कि अपने गांठें दिखती है ना, मांस की गांठें बन जाती हैं अपनी बॉडी में, वैसी गांठें बन जाएंगी क्योंकि उसका अब जैसे कि वहन हो रहा है, उसकी गति उसके मार्ग में अवरोध हो गया, अब अवरोध हो गया वहीं इकट्ठा होगा, वहीं पे उसकी गांठ बन गई। तो इस तरीके से सिरा ग्रंथि है मृत्यु, और लास्ट में मृत्यु हो सकती है। ज़्यादा ही देर तक मतलब बहुत टाइम तक आपने ठीक नहीं कराया, ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो मृत्यु, लास्ट में तो मृत्यु होना ही है। किसी भी रोग की अवस्था क्या होती है, मृत्यु होती है। आचार्य चरक क्या बोलते हैं, मांस वाहनम च स्रोतसम स्नायुर्मूलम त्वच। तो इन्होंने भी यही बताया कि भाई स्नायु होता है और त्वचा होती है, तो इन्होंने लिगामेंट और त्वचा को इसका मूल बताया है कि मूल स्नायु और त्वचा है। ये है मांस व स्रोतस। अब देखो मेद व स्रोतस। मेद व स्रोतस क्या बोलता है, सप्लाई एडिपोज टिश्यू मतलब फैटी टिश्यू। मेद व स्रोतस क्या मतलब सप्लाई, जितना भी फैट है अपनी बॉडी में उसका संवहन मतलब उसका जो सूक्ष्म चैनल के माध्यम से जो संचरण करता है, संवहन करता है, एक तरीके से श्रावण करता है, वो कौन करता है, मेद व स्रोतस करता है। तो आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, मेदो है द्वे तयोर मूलम कटी वक्रोच तत्र विरुद्ध से स्वेदा आग्नम स्निग्धातम तालु सोस स्तूल सो पिपासच। कि भाई मेद व स्रोतस दो हैं, आचार्य सुश्रुत के अनुसार दो हैं, आपको पता है हर स्रोतस को दो माने कि तयोर मूलम, उनके मूल हैं कटी और दोवरक। अब कटी क्या होता है, पेल्विक रीजन या अराउंड हिप, जो अपना पेल्विक रीजन है ना उस पे, मतलब हिप के मतलब जो अपने कूले हैं उनकी तरफ वहाँ पे रहता है इसका। और दो व्रक, व्रक यानी किडनी, इसको मुख्य माना है मेद व स्रोतस की सप्लाई एडिपोज टिश्यू के लिए किडनी को माना है। इनके विविध होने से पसीना, अंग की स्निग्धता, तालु सोस, स्थूलता सोस और प्यादे के यहाँ पे लिखा है तत्र विदोष है स्वेद अंगमन मतलब पसीना, स्वेदन, अंगम स्निग्धता अंग की स्निग्धता, तालु सोस स्थूल सोप स्थूलता और सोत यानी सूजन और प्यास इत्यादि लक्षण मिलेंगे। कहने का मीनिंग है, अब ये देखो मेद है जिसके फैट ज़्यादा जमा होता है उसको प्यास ज़्यादा लगती है क्योंकि नियंत्रण नहीं है उसका, मतलब एक तरह संचरण सही तरीके से नहीं है। अब संचरण तरीके से नहीं है तो पेट फैट जमने लग गया, बॉडी में इकट्ठा हो गया फैट, तो उसको देखो जो अंग की स्निग्धता मतलब स्निग्ध रहेगा, स्थूलता बहुत मोटा हो जाएगा, उसके जो सोत मतलब एक तरीके से सूजन रहेगी और उसको प्यास ज़्यादा लगेगी। ये जो मोटे व्यक्ति होते हैं ना, फैटी व्यक्ति होते हैं, उनके लक्षण है एक तरीके से उनमें मेद व स्रोतस की व्याधि है। अब ट्रीटमेंट आपको लक्षण देख के फिर मेद व स्रोतस का ट्रीटमेंट कर दो आप उसको, आपको पता लग गया भाई मेद व स्रोतस की व्याधि है तो इसका ट्रीटमेंट भी आप सीखोगे 3rd ईयर में 4th ईयर में, तो ट्रीटमेंट कर देना, आप चिकित्सक बन गए। तो आपके लक्षण पता होना चाहिए, पहले डायग्नोसिस करना सीखना चाहिए आपको कि भाई किस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि ये किस स्रोतस की व्याधि है, तो किस पे अपन को फोकस करना है, तो किस स्रोतस की ट्रीटमेंट देनी है इसको। अब आचार्य चरक के अनुसार देखो मेधा वानम स्रोतसम वृक्को मूलम वफा वायनम। तो इन्होंने बोला कि वृक्क तो मान्य है कि आचार्य मेध स्रोतस का मूल वृक्क और वफा वैन, वफा वैन क्या होता है, ओमेंटम, ठीक है, पेरिटोनियम, जो अपनी पेरिटोनियम झिल्ली होती है, ओमेंटम होता है ना एक तरीके से अमाशय की जो बसा का लेयर होता है, जो अमाशय के चारों तरफ वो बड़ा सा एक फैट का एक लेयर होती है ना, फैटी लेयर, उसको ओमेंटम बोलते हैं। तो ये इसको माना, बफा वैन मतलब ओमेंटम, इसके मूल माने। ये बात इंपॉर्टेंट है मेद व स्रोतस को समझना, क्योंकि बहुत जो होता है ना एक तरीके से जो फैटी व्यक्ति होते हैं, मोटे व्यक्ति होते हैं, उनका ट्रीटमेंट बहुत इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है उनका ट्रीटमेंट करना। जैसे अपन ने जब अष्टांग हृदय किया था ना, चैप्टर नंबर 14 संतर्पण और अवतर्पण, उसमें बताया था कि किसकी चिकित्सा कष्ट साध्य है, तो मतलब जो स्थूलता, जो मतलब बहुत ज़्यादा मोटे हैं, उनकी चिकित्सा बहुत ज़्यादा कष्ट साध्य है, मतलब बहुत मुश्किल से ठीक होते हैं।
तो ये आपको ध्यान रखना है कि लक्षणों में पता लगता है किस स्रोत की वादी है, किसको अप्लाई करना है, ये फर्स्ट ईयर से पता लगेगा। ऐसे नहीं कि भाई फाइनल में जाके ऑटोमेटिक आपको एक ज्ञान की छड़ी घूमेगी और आपको पता लग जाएगा। फर्स्ट ईयर से बेस क्लियर हो जाए। आपको फाइनल ईयर में ये कोई नहीं बताएगा, सब यही सोचते हैं, टीचर भी यही सोचेगा पढ़ क्या है, सीधा चिकित्सा बताएंगे। चिकित्सा आपको अप्लाई करना आना चाहिए, डायग्नोसिस करना आपको आना चाहिए, क्योंकि जो आप पिछली क्लासों में सीख के आए हो। अब देखो हस्ती व स्रोतस, मतलब अब ये आचार्य सुश्रुत ने तो माना नहीं, तो आचार्य सुश्रुत ने इसकी गणना नहीं की है। तो ये बोलता है कैरीज न्यूट्रिएंट्स टू बोन्स और ट्रांसपोर्ट वेस्ट, मतलब एक तरीके से देखो ये कैरीज न्यूट्रिएंट मतलब जो पोषक तत्व हैं, बोन्स के लिए तो पोषक तत्व संचारित तो करती हैं वैसे, लेकिन साथ में ये क्या करते हैं ट्रांसपोर्ट वेस्ट, मतलब जो भी बेकार तत्व हैं उनको भी ये वहन करती हैं साथ में। तो आचार्य चरक अनुसार देखो अस्थि वानाम स्रोतसा मेदो मूलम जगनच्च, तो अस्थि व स्रोत का मूल मेद और जगन प्रदेश को माना है। मेद यानी तो फैट माना है और जगन यानी हिप बोन, कि इनके मूल क्या है, फैट है और हिप बोन है। किसने माना है, आचार्य चरक ने, क्योंकि सुश्रुत ने तो माना ही नहीं अस्थि। अब मज्जा व स्रोत से देखो आचार्य सुश्रुत ने इसकी गणना नहीं किया, मज्जा भी नहीं माना, क्योंकि अस्थि नहीं माना तो अस्थि के अंदर रहती है मज्जा, बोन मैरो, तो इसने मज्जा को भी नहीं माना। मैंने कल बताया था आपको जब इंट्रोडक्शन किया था। तो आचार्य सुश्रुत ने इसकी गणना नहीं की। सप्लाइज बोन मैरो एंड नर्व इंक्लूडिंग द ब्रेन, तो ये बता रहा, देखो इसका कोरिलेशन किया, जो ये जो कोरिलेशन है ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ, ये भी बहुत ऑथेंटिक बुक से लिया गया है। जो बड़ी बड़ी बुक होती है ना, रिसर्च की बुकें होती हैं, उनसे लिया गया। जितना भी ये मॉडर्न कोरिलेशन है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ ये मैंने लिख दिया कि मेरी मर्जी चल रही, नहीं, ये जितना भी मॉडर्न कोरिलेशन मैंने बताया ना आपको, ये रिसर्च वाली बुकों से लिया है। रिसर्च वाली बुक समझते हैं, जो रिसर्च करते हैं कि भाई इसका मीनिंग क्या है, भाई किससे कोरिलेट कर सकते हैं, वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मतलब एक तरीके गूगल की सहायता से लेके, बड़ी बड़ी जैसे लाइब्रेरी की सहायता से लेके मैंने ये इस पर टॉपिक पर रिसर्च की, एक तरीके से लिखा है आपके लिए। तो सप्लाइज बोन मैरो एंड नर्व इंक्लूडिंग द ब्रेन, तो आचार्य चरक अनुसार देखो मज्जा वहनम श्रोतासनम अस्थिन मूलम संधिश्च, तो मतलब आपको पता है भाई मूल तो अस्थि रहेगी, बोन मैरो कहाँ रहती है, बोन में रहती है, तो मतलब अस्थि तो रहेगी बोन, और जॉइंट भी बताया कि मूलम संधिश्च है, तो मतलब जितने भी अपने जॉइंट हैं वो भी मज्जा व स्रोतस के मूल है। मूत्र व स्रोतस चैनल कैरिंग यूरिन आउट द बॉडी, कि वे चैनल वे मतलब वे वो मार्ग जिसकी सहायता से अपने मतलब मूत्र को बाहर निकालते हैं बॉडी से, वो क्या है, मूत्र व स्रोतस। सुश्रुत नहीं माना है और चरक नहीं माना है, ये दो ही तो नहीं माने, अस्थि व मज्जा वही तो नहीं माने सुश्रुत ने, लेकिन मूत्र व माने, तो फिर वही है कि सुश्रुत ने दो माने हर चीज़ को। तो आचार्य मूत्र मता मूत्र वह दे तयोर मूलम वस्ती मेड्रम च, देखो रटने की जरूरत नहीं है, हर जगह यही देखो, मूत्र वह दे, मेदो वह दे, बस नाम लगाते जाओ, दे तयोर मूलम बस, और वो जो उसका मूल है ना वो लिख दो बस। आपको बस एक फॉर्मूला बनाना है श्लोक का, उसमें बस ऐड करते जाना है, उसका नाम ऐड करते जाना है, उसका मूल ऐड करते जाना है, बस हो गया, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। मूत्र वह दे तयोर मूलम बस्ती मेड्रम च तत्र विरुद्धस्य आनवद बस्तिता मूत्र निरोध स्तब्धता मेडता च, कि अर्थात मूत्र व स्रोत दो हैं जिनके मूल बस्ती और मेड्र यानी मूत्र इंद्रियां, बस्ती यानी ब्लेडर, जो अपना ब्लेडर है ना मूत्राशय वो, और मेड्र यानी पेनिस या यूरेथ्रा, ठीक है, आप इसको अभी पेनिस भी बोल सकते हो मेड्र को, और यूरेथ्रा भी बोल सकते हो। तो बोलता है कि इसके मूल मस्ती और मेड्र हैं, इनके विरुद्ध होने पर विरुद्ध से अवृद्ध बस्ती, मतलब विरुद्ध होने से बस्ती में मूत्र संग और मूत्र इंद्रिया स्तब्ध होती है, मतलब स्तब्ध मेड्रता, मूत्र इंद्रिया एक तरीके से दर्द होता है, ब्लडर में दर्द होता है एक तरीके से, या फिर जो अपना पेनिस है उसमें भी दर्द होता है। स्तब्धता है मतलब एक तरीके से स्तब्ध, अकड़ना एक तरीके से। मूत्र संग एक तरीके से क्या होता है, मूत्र जब आप यूरिन पास आउट करने जाओगे ना, तो रुक रुक कर बूंद बूंद रूप में, ऐसे बोलते हैं कि आप यूरिन पास आउट करने की कोशिश करोगे लेकिन हो नहीं पाएगा, जैसे एक तरीके से होता है ना प्रॉपर तरीके से, वैसे नहीं हो पाएगा, रुक रुक कर या बूंद बूंद रूप में होगा। उसके विरुद्ध होने से बस्ती में मूत्र संग और मूत्र इंद्रिया स्तब्ध होती है। आप इसको ऐसे ही समझ सकते हो कि मूत्र वे दे तय मूलम बस्ती मेड्रम चैत तत्व विरुद्ध से मन बस्तिता मूत्र निरोध है, मूत्र निरोध ने मूत्र रुक जाता है, स्तब्ध मेड्रता एक तरीके से जो कड़ापन रहता है एक तरीके से पेनिस, वो भी हो सकता है एक तरीके से। मूत्र संग और मूत्र इंद्रिया स्तंभ, मूत्र इंद्रिया मतलब पेनिस, तो मेटर को पेनिस ही बोल दिया, यूरिथ्रा बोल दिया, तो पेनिस मोस्टली ज़्यादातर 99% पेनिस यूज होता है यहाँ पे, लेकिन ये बुक में जो रिसर्च वाली बुक में उसमें यूरेथ्रा भी दे रखा है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया ताकि आप कोई भी कन्फ्यूजन ना, कोई दूसरी बुक देखो कि सर इसमें तो यूरेथ्रा दे रखा है, आपने पेनिस बता रखा है, हम कैसे माने, आप तो गलत पढ़ाते हो। ये होता है कॉमन सी, इंग्लिश वाले वर्डों पर जितनी भी बात बहस हुई है ना मेरी है ना बच्चों के साथ, मतलब
उन्होंने एक ही डाइट आता है इंग्लिश वाली वर्डों को लेके कि सर आपने यहाँ पे तो ये बता दिया, वहाँ पे ये बता रहा। तो ये ज़रूरत के अनुसार, आवश्यकता अनुसार यूज़ करते हैं, आवश्यकता के अनुसार, बोलते हैं ना आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है। तो जैसा वर्ड आपको सुटेबल लग रहा है उस समय वैसा वर्ड यूज लीजिए। और तभी तो मैं बोलता हूँ जब क्वेश्चन पूछते हो ना आप, कि क्वेश्चन पूछते समय स्क्रीनशॉट साथ में भेजा करो, ताकि मुझे पता चले कि आप किस टॉपिक के अनुसार बात करो, उसी टॉपिक के अनुसार आंसर दिया जाता है। अब देखो आचार्य चरक के अनुसार मूत्र व नाम स्रोत वस्ती मूलम वंक्षणों से। तो वंक्षण मतलब एक तरीके से यूट्रस, ठीक है। वंक्षण को क्या बोला इन्होंने, यूट्रस, यूरेथ्रस, यूरेथ्रस मतलब यूरेथ्रा, ये यूट्रस नहीं है, यूट्रस तो गर्भाशय, तभी मैं सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ गलत बोल रहा हूँ मैं, यूरेथ्रस है ना, ठीक है। यूरेथ्रस मतलब एक तरीके से मूत्र वाहिनी होती है ना, वो बात है ये, तभी मैं सोचा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अर्थात मूत्र स्रोत का मूल बस्ती, बस्ती यानी ब्लेडर, बस्तिर मूलम वंक्षण हो, मतलब जो मूत्र वाहिनी, एक तो देखो मूत्रा से तो बता ही दिया, और जो मूत्र वाहिनी है जो मतलब यूरिन को पास आउट कराने में दो होती है ना, दोनों तरफ, दोनों किडनी की, तो वो क्या होते हैं, इसके मूल होते हैं, आचार्य चरक ने बताइए। अब देखो पुरीस्व स्रोतस, चैनल कैरिंग स्टूल आउट ऑफ द बॉडी, कि वो चैनल, वो मार्ग जो अपने जो पूरी से मतलब स्टूल है उसको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। हेल्प तो क्या है, उनका मुख्य काम यही है। तो चैनल कैरिंग आउट ऑफ द बॉडी मतलब हो गया पुरुष स्रोत। सुश्रुत ने माने, चरक ने माने, सुश्रुत ने दो माने कि पुरुष द्वे तयोर मूलम पक्वास्यो गुदम च तत्र विविधस्यानो दुर्गंधता ग्रंथि तात्रता च। तो ये बोलता है कि पुरुष स्रोत दो हैं, उनके मूल पक्वास्य मतलब लार्ज इंस्टाइन। आपको पता है जब भोजन पचने के बाद लार्ज इंस्टाइन में इकट्ठा होता है, तीन पार्ट होते हैं, कोलोन, ठीक है, फिर रेक्टम, ये चीज़ें होती है ना, एक तरह से तीन पार्ट होते हैं, वहीं पर इकट्ठा होता है रेक्टम पे जाके, तो मतलब पक्वास्य बोला है, लार्ज इंस्टाइन। और इनके विरुद्ध होने पर पेट फूलना, दुर्गंध, अब दुर्गंध तो आएगी क्योंकि वहाँ पे अवरुद्ध हो गया। अब मूत्र, ये क्या जो पुरुष है मतलब एक तरीके से जो स्टूल है बाहर निकल नहीं रहा, वो एक तरीके से मल है, अब मल वहाँ पे रुका रहेगा काफ़ी दिनों तक, तो गंदी तो बदबू तो आएगी ना, अपने मुख से भी स्मेल आती है, ठीक है, पेट भी फूलने लग जाता है। तो इनके विरुद्ध होने से पेट फूलना, दुर्गंध, और आंतों में ग्रंथियाँ, जो अपनी आंत हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत, उनमें छोटी छोटी गांठें पड़ने लग जाती हैं। इसलिए पुरुष व स्रोतस को मतलब तुरंत जैसे ही वेग आए उसको पास आउट कर देना चाहिए। अब आचार्य चरक के अनुसार देखो, पुरुष व नाम स्रोतसम पक्वास्यम मूलम स्थूल गुदम, कि अर्थात पुरुष व स्रोतस का मूल पक्वास्य और स्थूल गुदम मतलब रेक्टम और एनस, मतलब एक तरीके से स्थल गुदा मतलब लास्ट का जो पार्ट है ना गुदा का, मतलब रेक्टम है लास्ट का पार्ट, मतलब गुदा, मतलब जो एक तरीके से एनस है, और रेक्टम को इसने क्या माना, आचार्य चरक ने मूल माना। आप देखो कोरिलेशन देखो, सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे भाई, एक तरीके से पुरुष व स्रोतस है, अपने जो स्टूल है उसको बाहर निकाल रहे हैं, सिंपल सी बात ये। तो यही तो काम देखिए पक्वास्य में इकट्ठा होता है, जब जितना भी स्टूल है एकदम से वहाँ से गुदा की सहायता से बाहर निकलता है, तो एक तरीके से मूल जितने भी मूल हैं सिर्फ फिट बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे, एक बात बताओ, एकदम फिट हैं, एकदम मतलब करेक्ट हैं, एक्यूरेट हैं। और जो चीज़ अपन को समझ में नहीं आती ना, वो समझने कहीं ना कहीं अपनी समझ में परेशानी है। आचार्यों की समझ में कुछ परेशानी नहीं थी, आचार्यों ने जो लिखा है ऑथेंटिक है, रिसर्चेबल है, और जो आपको समझ में नहीं आता उसको रिसर्च करके सिद्ध करना है अपन को, ये अपनी जिम्मेदारी है। तो आचार्य ने पुरुष स्रोतस के बता दिए, सुश्रुत ने ये बताएं और चरक ने ये बताएं। अब देखो शुक्र व स्रोतस, कैरीज स्पर्म्स एंड ओवा एंड सप्लाई न्यूट्रिएंट टू देम, मतलब ये बोलता है कि भाई स्पर्म जो मतलब एक तरीके से स्पर्म है उसको, और जो अंडाणु है उसको बाहर मतलब सप्लाई, उसको बाहर एक तरीके से स्रावित करना, और सप्लाई न्यूट्रिएंट टू देम, और उनको पोषक पदार्थों का कौन कौन से, जैसे जितने भी अंडाशय हैं, टेस्टिस हैं, उनको पोषक पदार्थों का न्यूट्रिएंट यानी उन पोषक पदार्थों का भी पहुँचाने का काम कौन करते हैं, शुक्र व स्रोतस। अब सुश्रुत ने दो माने हैं, और चरक यहाँ पे देखते हैं, शुक्र व द्वे तयोर मूलम स्तनो वृषणम च तत्र विरुद्धस्य क्लिप्ता चिरत प्रेषको रक्त शुक्रता च। इन्होंने बोला कि शुक्र व स्रोतस दो हैं, इनके मूल स्तन और वृषण है। मूल स्तन मतलब ब्रेस्ट और टेस्टिस, वृषण यानी टेस्टिस, इनके विरुद्ध होने से कैलेब, कैलेब यानी एक तरीके से नपुंसकता हो जाती है, ठीक है, देर से शुक्र का प्रेषक होना, या फिर मतलब इनके विरुद्ध होने से मतलब आप सेक्सुअल एक्टिविटी में मतलब एक तरीके से टाइम पर स्पर्म का एजुकेशन नहीं हो पाता, ठीक है, शुक्र का रक्त युक्त हो जाना, या फिर मतलब जब शुक्र का श्रावण होगा तो रक्त मिश्रित होगा, शुक्र का रक्त युक्त हो जाने जैसे लक्षण पाए जाते हैं। शुक्र व स्रोतस, ये जब मैं थर्ड ईयर में था तो एक केस था, ये शुक्र का रक्त युक्त होना, जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी होती थी तो शुक्र के साथ रक्त आता था, जो भी पेशेंट आया था उस समय, तो उसके ये प्रॉब्लम थी, तो हमको ऐसे ही लक्षण देख के पता लग जाता कि इसको कौन सी व्याधि है, शुक्र व स्रोतस की व्याधि है, तो उसको ट्रीटमेंट हमको यही देना था जो शुक्र व स्रोतस को ठीक करे।
तो लक्षणों को देखे, क्योंकि वो पेशेंट आया था ना, जब भी वो सेक्सुअल एक्टिविटी करता था तो तब भी उसके मतलब ब्लड आता था साथ में, शुक्र के साथ साथ ब्लड आता था। तो हमको समझ में आ गया कि भाई शुक्र व स्रोतस की व्याधि है, तो उसी का उसको ट्रीटमेंट करना है। अब यहाँ पे चरक का मेंशन नहीं है बुक में, कोई बात नहीं, सुश्रुत का याद कर लेना। यहाँ पे आर्तव्य का भी सुश्रुत का ही है, चरक का मेंशन नहीं है। फिर भी मैं आपको बता दूंगा कल, जो कल वाली क्लास होगी ना, ऐसे करते हैं शुक्र व स्रोतस चरक व सुश्रुत वाला ही रखते हैं अभी, और जो चरक वाला वो भी मैं ऐड करूँगा, ठीक है। तो चरक वाला भी आपको मैं बताऊँगा, शुक्र का भी और आर्तव को यहीं से कंटिन्यू करेंगे शुक्र व स्रोतस की चरक के अनुसार, ठीक है। क्लियर? तो क्या आपको कन्फ्यूजन ना रही, ताकि वो चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा से मेंशन कर दूंगा, दोनों चीज़ इसमें मेंशन कर दूंगा। क्लियर? दोनों चीज़ एक पेज पे लिख के वो मेंशन करूंगा, फिर यहीं से अपन क्लास स्टार्ट करेंगे कल वाली। और आज की क्लास का टाइम भी हो गया, तो शुक्र व स्रोतस का चरक के अनुसार कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू। समझ में आया? Thank you, sir. Thank you so much. ओके।